तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जिंदगी 50-50। वैसे तो इस मूवी में 3 अलग अलग कहानियां दिखाई गई है, मगर ये तीनों कहानियां हमें यही सिखाती है कि इंसान के हालात और उसकी परिस्थितियां मजबूरी में उसे कुछ भी करवा सकती है। साथ ही हमें इस बात का भी पता चलता है कि कोई भी इंसान जानबूझकर गलत राह पर नहीं चलता, इंसान का समय उसे बुरा बना देता है। कहानी शुरू होती है एक ऑटो ड्राइवर से। हम देखते हैं कि ऑटो ड्राइवर की बहस 2 लड़कों से हो रही होती है, क्योंकि वो दोनों लड़के उसे ऑटो का पूरा भाड़ा नहीं दे रहे थे, ऊपर से उसके साथ दादागिरी भी दिखा रहे थे। ऑटो वाले की बहस देखकर बाकी के सभी ऑटो वाले भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में बिरजू नाम का एक ऑटो ड्राइवर उन दोनों से भाड़ा देने की बात करने लगता है। इस पर उनमें से एक बिरजू के साथ हाथापाई करने लगता है, जिसे देखकर सभी ऑटो वाले उन दोनों लड़कों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। मार खाने के बाद उन दोनों की दादागिरी निकल जाती है और वो बचने के लिए ऑटो वाले के सारे पैसे दे देते हैं। इसके बाद हम बिरजू के मोहल्ले के बच्चों को देखते हैं जो वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी उनकी बॉल लेले नाम के आदमी को लग जाती है, जो कि इसी चाल में रहता है। लेले के बारे में बताऊं तो लेले एक शादीशुदा आदमी है, मगर उसकी बीवी उसके साथ नहीं रहती। गली वालों का कहना है कि लेले का करैक्टर खराब होने की वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। लेले यहाँ पर रूपा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर रूपा उसे खरी खोटी सुनाकर उसका मुंह बंद कर देती है। रूपा के बारे में बताऊं तो वो बिरजू की धर्मपत्नी है, जो कि बिरजू यानी कि अपने पति के अलावा किसी आदमी को नजर उठाकर भी नहीं देखती। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एडी नाम के एक लड़के को देखते हैं। एडी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का काम करता है, मगर उसका सपना है कि वो एक दिन बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा। यहाँ पर फिल्म का एक सीन शूट हो रहा होता है, जिसमें हीरो, जो कि फिल्म जगत का बहुत बड़ा सितारा है, वो अपने डायलॉग्स बोल रहा होता है। मगर तभी डायरेक्टर की नज़र हीरो के पीछे खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जो कि पल्लू से अपना मुंह ढकाकर खड़ी थी। ये देखकर डायरेक्टर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और उस लड़की को मुंह से पल्लू हटाने के लिए कहता है। यहाँ पर वो लड़की मुंह से पल्लू हटाने के लिए मना कर देती है और डायरेक्टर को अपनी मिडिल फिंगर दिखा के वहाँ से चली जाती है। दरअसल ये लड़की एडी की दोस्त नैना है, जो कि छोटे मोटे रोल नहीं करना चाहती। नैना का सपना है कि वो फिल्मों में हीरोइन का काम ही करेगी और इसी वजह से वो अपने मुंह को पल्लू से ढक रही थी। उन दोनों की बातें चली रही होती है, तभी एडी को दिल्ली से एक बड़े प्रोड्यूसर का फोन आता है और वो उसकी काम की तारीफ करके उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। एडी जब ये बात नैना को बताता है तो नैना भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कहानी के तीसरे कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम है माधुरी। माधुरी एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती है, मगर जहाँ वो रहती है वहाँ कोई भी उसके काम के बारे में नहीं जानता। यहाँ पर हम देखते हैं कि माधुरी को घर से ले जाना और उसे घर तक छोड़ना, ये सब काम हमेशा बिरजू ही करता है, क्योंकि बिरजू ही ऐसा है जिस पर माधुरी भरोसा करती है। यहाँ पर हम एक और आदमी से मिलते हैं, जिसको सब मोटा कहकर बुलाते हैं। मोटा यहाँ पर कस्टमर को अपने अड्डे तक लाने का काम करता है, जिसका उसे अलग से कमीशन मिलता था। हम देखते हैं कि माधुरी अपने ग्रुप में सबसे सुंदर लड़की थी, जिसकी वजह से उसके रेट मोटे ने काफी ज्यादा बढ़ा रखे थे। साथ ही माधुरी के टाइम उसे कमीशन भी ज्यादा मिलता था और इसी वजह से माधुरी भी चौड़ में रहती थी। अब माधुरी का काम खत्म होने के बाद बिरजू उसे घर पर छोड़ देता है। माधुरी को घर छोड़ने के बाद बिरजू अपनी किसी पहचान वाले की शादी में जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रूपा उस शादी में पहले से ही आ रखी थी। बिरजू के लेट आने की वजह से रूपा उससे काफी नाराज हो जाती है। शादी खत्म होने के बाद बिरजू अपना ऑटो लेकर घर आने लगता है। यहाँ पर ऑटो में उसकी बीवी भी उसके साथ होती है, मगर तभी रास्ते में पुलिस वाले बिरजू का ऑटो रोक लेते हैं। बिरजू भी यहाँ पर काफी नशे में था, क्योंकि शादी में उसने फ्री की शराब दबाकर पी थी। पुलिस ऑफिसर उसे थाने चलने के लिए कहता है। ये सुनकर रूपा भी बिरजू पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि इतनी शराब मत पियो। यहाँ पर बिरजू पुलिस वाले को कुछ पैसे देकर उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। पुलिस ऑफिसर पैसे तो ले लेता है, मगर शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से वो बिरजू को 10 उठक बैठक करवाता है। घर आकर बिरजू रूपा से प्यार भरी बातें करने लगता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। रूपा पहले तो उसे काफी बातें सुनाती है, मगर बाद में वो अपना गुस्सा शांत कर देती है। रूपा और बिरजू जिस जगह में रहते थे वहाँ पर पूरे मोहल्ले के लिए बस एक ही नल लगा हुआ था, जिसमें दिन में सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही पानी आता था और इसी वजह से अब पानी भरने के चक्कर में रूपा की लड़ाई मोहल्ले की बाकी औरतों से हो जाती है। उनकी बहस चली रही होती है, तभी वहां पर लेले आ जाता है। लेले यहाँ पर रूपा की साइड लेते हुए सभी औरतों को चुप करा देता है। इसके बाद लेले रूपा से कहता है कि उसे इन औरतों के मुंह लगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे जब भी पानी चाहिए होगा तो उसके घर आकर ले सकती है। यहाँ पर लेले की बातें सुनकर रूपा फिर से उसे 4 बातें सुना देती है। घर आकर रूपा बिरजू से कहने लगती है कि रोज रोज पानी के लड़ना उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस पर बिरजू उसे बताता है कि बहुत जल्द उन्हें ऐसा घर मिलने वाला है
जिसमें नल भी होगा और उस नल में 24 घंटे पानी भी आएगा। ये सुनकर रूपा कहने लगती है कि उसे सुबह सुबह मजाक सुनने का मूड नहीं है। तब बिरजू उसे बताता है कि बहुत जल्द सरकार इस जगह को खरीदने वाली है, जिसके बदले में सरकार हमें नए मकान देगी, जिसमें हमें सारी सुविधाएं दी जाएगी जो कि एक घर में होनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एडी और नैना को देखते हैं, जो कि अपने नए प्रोड्यूसर को मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके बाद वो दोनों उस प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन पर पता करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिसने उन्हें वहां पर बुलाया था वो किसी जरूरी काम से देहरादून चला गया है और उन्हें लौटने में अब 2-3 दिन लग जाएंगे। ये बात सुनकर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, मगर उनके दिमाग में ये बात भी चल रही होती है कि अगर 2-3 दिन उसका वेट कर ले तो शायद क्या पता उनकी आने वाली लाइफ चेंज हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माधुरी जिस जगह पर काम करती है वहाँ पर पुलिस आ जाती है। यहाँ पर हम इंस्पेक्टर पंवार को देखते हैं, जो अक्सर यहाँ के मालिक से हफ्ता वसूल करने के लिए आया करता था, मगर इस बार उसे कोई भी हफ्ता ना मिलने की वजह से वो कांस्टेबल को अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद पंवार के कहने पर कांस्टेबल सभी लड़कियों को एक एक करके बाहर ले आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पंवार भी माधुरी का दीवाना था, मगर माधुरी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इसी वजह से माधुरी उसके साथ काम करने के लिए कभी भी हाँ नहीं करती थी। साथ ही पंवार भी इस बात से माधुरी से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा था। इसके बाद पंवार उस लड़के को बुलाता है जो माधुरी के साथ अंदर गया था। लड़के को देखकर पंवार काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़का उम्र में काफी छोटा था। वो लड़का पंवार से कहने लगता है कि उसे किसी को कॉल करना है। ये सुनकर पंवार को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के के कान में एक बजा देता है। इसके बाद पंवार उससे पूछता है कि वो किसको कॉल करना चाहता है, जिस पर वो लड़का उसे बताता है कि उसे आर्यन शिंदे को कॉल करना है। ये नाम सुनकर पंवार के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आर्यन शिंदे उनके एरिया का एमएलए था। पंवार के पूछने पर वो लड़का बताता है कि आर्यन शिंदे उसका बाप है। अब एमएलए का बेटा होने की वजह से पंवार उसे वहां से जाने देता है। साथ ही उसके फादर को अपनी तरफ से नमस्ते बोलने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वहां जग्गू सेठ पहुंच जाता है। पंवार जब उससे हफ्ते की बात करता है तो ये कहकर हफ्ता देने से मना कर देता है कि आजकल धंधा सही नहीं चल रहा है। पंवार यहाँ पर उसे हफ्ता देने के लिए फोर्स कर ही रहा होता है, तभी उसे एसपी का फोन आ जाता है, जिसकी वजह से वो ये कहकर वहां से चला जाता है कि वो अगले दिन हफ्ता लेने आएगा। अगली सुबह रूपा के घर पर पोस्टमैन फॉर्म लेकर आता है और उसे बताता है कि अब उन्हें बड़ा घर मिलने वाला है, जिसकी कंफर्मेशन के लिए वो यहाँ पर आया है। रूपा ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाती है, मगर जब उस लेटर को खोलकर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उस लिस्ट में तो बिरजू यानी कि उसके पति का नाम ही नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ ये पता करने के लिए रूपा सीधे लेले के पास जाती है। रूपा को अपने घर में देखकर लेले काफी खुश हो जाता है। रूपा जानती थी कि लेले उसी ऑफिस में काम करता है जहां से उस लिस्ट में अपने पति का नाम डलवा सकती है। यहाँ पर रूपा उससे कहती है कि उसे उसके साहब से मिलना है, जिसके बाद लेला उसे सीधा अपने ऑफिस लेकर जाता है। यहाँ पर सरकारी ऑफिसर जब रूपा की फाइल खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि रूपा ने जिस आदमी से घर लिया था वो घर अभी भी उसी आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऑफिसर उसे कहता है कि अगर उसे बिरजू का नाम लिस्ट में डलवाना है तो उसके लिए उसे डॉक्यूमेंट्स बनाने के बदले 5 लाख रुपए देने होंगे। रूपा यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि वो इतनी बड़ी रकम भला कहाँ से लाएगी। रूपा यहाँ पर सोच ही रही होती है, तभी वो ऑफिसर रूपा से कहता है कि एक रास्ता है जिससे लिस्ट में तुम्हारे पति का नाम भी आ जाएगा और कोई पैसे भी नहीं देने होंगे। इसके बाद ऑफिसर लेले को बाहर बेचकर रूपा से कहता है कि ये काम करवाने के लिए उसे बस एक बार उसके साथ सोना पड़ेगा। ये बात सुनते ही रूपा गुस्से में आकर उस ऑफिसर को खरी खोटी सुना देती है, जिस पर ऑफिसर भी उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, जिसके बाद मैं वो घर किसी और के नाम पर रजिस्टर कर दूंगा। रात को बिरजू घर पर आता है, मगर रूपा यहाँ पर काफी उदास होती है। बिरजू रूपा के लिए नई साड़ी लेकर आया था। साड़ी को देखने के बाद रूपा उससे कहने लगती है कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। इस पर बिरजू से कहता है कि अब उसे पैसों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द उन्हें घर और दुकान मिलने वाली है। यहाँ पर रूपा उसे ये बताने की कोशिश करती है कि लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आया है, मगर फिर वो ये सोचकर खामोश हो जाती है कि अगर बिरजू को ये बात पता चलेगी तो वो सह नहीं पाएगा। और इसी वजह से अब रूपा आज उसके साथ हुई सारी बातों को अपने मन में ही दबा देती है। रात को बिरजू के सो जाने के बाद रूपा सोचने लगती है कि बिरजू ने नए घर के लिए कितने सपने सजा रखे हैं, और साथ ही ये भी सोचने लगती है कि अगर उन सपनों को सच करना है तो उसे ऑफिसर की बात को मानना पड़ेगा। काफी सोच विचार करने के बाद रूपा ऑफिसर की बात को मानने का फैसला करती है। अगली सुबह रूपा उस ऑफिसर के घर पर चली जाती है और शर्त के मुताबिक उसे अपना सब कुछ दे देती है। घर आकर रूपा देखती है कि बिरजू आज काम से जल्दी घर आ गया है। बिरजू के पूछने पर रूपा उसे झूठ बोलती है कि वो मार्केट गई थी। रूपा को यहाँ पर अंदर से काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने पहली बार बिरजू से कोई बात छुपाई थी। अब सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि एडी और नैना 3 दिन से जिस प्रोड्यूसर का इंतजार कर रहे थे वो अब वापस आ गया है। यहाँ पर वो प्रोड्यूसर
नैना को देखकर उसका दीवाना हो गया था, इसलिए वो एडी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो उन्हें अगले दिन अपने फार्म हाउस पर बुलाता है। इधर हम देखते हैं कि पंवार फिर से हफ्ता लेने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, मगर इस बार जग्गू के साथ उसकी बहस हो जाती है। इसलिए पंवार गुस्से में आकर सभी लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देता है। सभी लड़कियां गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी पंवार माधुरी के साथ बदतमीजी करने लगता है। अब ये सब वहाँ खड़ा बिरजू भी देख रहा था और वो पंवार को कहता है कि किसी भी औरत के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बिरजू की बातें सुनकर पंवार गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो बिरजू के साथ मारपीट करने लगता है। तभी जग्गू वहाँ आकर पंवार को हफ्ता दे देता है, जिसके बाद पंवार उन सभी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बिरजू माधुरी को उसके घर पर छोड़ने जाता है। यहाँ पर बिरजू काफी घायल हो गया था, इसलिए माधुरी उसकी मरहम पट्टी करने के लिए उसे अपने घर पर ले आती है। फिर बिरजू से पूछता है कि उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें ये सब काम करना पड़ा और क्यों तुम सभी मर्दों को छोड़कर सिर्फ एक पुलिस वाले पंवार से नफरत करती हो। इस पर माधुरी काफी इमोशनल हो जाती है और वो बिरजू को अपना बीता हुआ कल बताने लगती है, जो कि उसने आज तक किसी को भी नहीं बताया था। माधुरी से कहती है कि जब वो छोटी थी तो अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहती थी। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और वो मुझे पढ़ा लिखा कर बहुत कामयाब बनाना चाहते थे। माधुरी के पापा भगवान की फोटो बेचकर घर चलाया करते थे। एक दिन माधुरी की तबीयत खराब होने की वजह से वो स्कूल से जल्दी घर पर आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसकी माँ के साथ घर में एक पुलिस वाला गलत काम कर रहा था। माधुरी दौड़कर अपने पापा की दुकान में जाकर उन्हें सब कुछ बता देती है। घर आकर उसके पापा अपनी बीबी की हरकत को देखकर गुस्से में पुलिस वाले से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी माधुरी की माँ उसके पिता के ऊपर वार कर देती है, जिसकी वजह से माधुरी की आंखों के सामने उसके पिता दम तोड़ देते हैं। इसके बाद कानून से बचने के लिए माधुरी की माँ पुलिस वाले के साथ उसका सौदा कर देती है, जिसके कुछ दिन बाद माधुरी उस पुलिस वाले की कैद से भागकर मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद उसने कई जगह पर काम ढूंढने की कोशिश की, मगर हर जगह पर सबने उसका फायदा उठाना चाहा। इसलिए पेट की आग बुझाने के लिए माधुरी ने ना चाहते हुए भी इस काम को करने का फैसला लिया। माधुरी की इस कहानी को सुनकर बिरजू उसके दिल में छुपे दर्द को महसूस करने लगा था, इसीलिए अब बिरजू से दिलासा देने के लिए उसके काफी करीब आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडी और नैना प्रोड्यूसर के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो प्रोड्यूसर एडी और नैना को फिल्म बनाने के लिए एडवांस भी दे देता है, मगर कुछ देर बाद वो नैना को कहता है कि वो उसे अपना फार्म हाउस दिखाना चाहता है, इसलिए अब नैना उसके साथ चली जाती है। मगर उसके बाद प्रोड्यूसर उसे अपना असली चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर नैना गुस्सा हो जाती है और उसे मना करके वहां से बाहर आ जाती है। यहाँ पर नैना एडी को कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। इस पर एडी उसे शांत करके कहता है कि वो एक बार प्रोड्यूसर से बात करना चाहता है। इधर प्रोड्यूसर अपनी जिद में अड़ा होता है। वो एडी से कहता है कि उसकी फिल्म तभी बनेगी जब नैना उसके पास आएगी। इसके बाद एडी नैना के पास आकर उसे अपने स्टाइल की कहानी सुनाकर इमोशनल कर देता है। यहाँ पर नैना भी सोचने लगती है कि बार बार बेइज्जत होने की बजाय क्यों न एक बार इज्जत बेचकर बड़ी हीरोइन बन जाऊं। इसके बाद नैना प्रोड्यूसर की सारी शर्तें मानकर उसके साथ चली जाती है। अगली सुबह हम रूपा को देखते हैं, जो कि लेले के ऑफिस जाकर उसी ऑफिसर से मिलती है और उसे अपने घर का लेटर देने को कहती है। इस पर वो ऑफिसर लेटर देने से मना कर देता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें घर का लेटर चाहिए तो तुम्हें फिर से एक बार मेरे पास आना होगा। रूपा के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता और हैरानी तो तब होती है जब वो ऑफिसर रूपा को उस दिन के लिए 500 रुपए देने लगता है। रूपा यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि अपना सब कुछ लगाने के बाद भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया था। तभी उसकी नजर लेले पर पड़ती है और वो लेले को भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। लेले भी रूपा की इस हालत को देखकर मनी मन अपने आप को कोसने लगता है, इसलिए वो अब अपने ऑफिस जाकर अपने बॉस को बिरजू का लेटर देने की रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पर उसका बॉस उसे एक बार और रूपा से मिलाने की बात करता है, जिस पर लेले अपना जूता निकालकर उसको धोने लगता है। काफी जूते खाने के बाद वो ऑफिसर डर कर लेले को लेटर देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लेले रूपा के घर जाकर उसे वो लेटर दे देता है। घर छोड़कर नहीं गई थी। यहाँ पर लेले उसे कहता है कि उसकी बीवी एक दिन किसी पराये मर्द के साथ भाग गई थी, मगर कुछ दिन बाद वो वापस लौटकर मेरे पास आ गई, जिसके बाद मैंने उसकी भूल समझकर उसे माफ कर दिया। लेकिन फिर अगले दिन मैंने उसे मोहल्ले की एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भले ही लेले बाहर से बहुत बुरा लगता है, मगर अंदर से वो किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचता। अब दूसरी तरफ हम बिरजू को देखते हैं। यहाँ पर बिरजू माधुरी को छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर पंवार आ जाता है। पंवार यहाँ पर काफी नशे में था, इसलिए वो अब माधुरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बिरजू जानता था कि माधुरी पंवार के साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए वो अब माधुरी को ऑटो में बैठने के लिए कहने लगता है। इस पर पंवार बिरजू से लड़ने लगता है और उसे हवालात में डालने की धमकी देने लगता है। यहाँ पर माधुरी नहीं चाहती थी कि बिरजू उसकी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़े, इसलिए वो अब बिरजू को समझाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है।
साथ ही पंवार बिरजू के साथ आगे जाकर कोई दुश्मनी ना निकाले, इसलिए वो अब पंवार के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद पंवार उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। यहाँ पर पंवार के मन में इतने दिनों से माधुरी के लिए जो भी भड़ास थी वो अब उसे पूरी तरह से निकाल देता है। दूसरी तरफ बिरजू के घर पहुंचने पर रूपा उसे अपने नए घर का लेटर दिखाती है। लेटर में अपना नाम देखकर बिरजू काफी खुश हो जाता है और रूपा से कहने लगता है कि जब से वो उसकी लाइफ में आई है तब से उसकी लाइफ काफी कलरफुल हो गई है। रूपा यहाँ पर बिरजू की खुशी देखकर खुश तो होती है, मगर अंदर ही अंदर उसे ये बात भी खाई जा रही थी कि उसने बिरजू से झूठ बोला था और इसी वजह से अब रूपा उसे सारा सच बताने का फैसला लेती है और लेटर में नाम डलवाने के लिए उसने सरकारी अफसर के साथ जो कुछ भी किया उसे सब बता देती है। रूपा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बिरजू एक पल के लिए सदमे में आ जाता है। यहाँ पर वो रूपा से कहने लगता है कि उसने उसे अपने घर की लक्ष्मी समझा था, मगर आज उसने उसका सारा भरोसा तोड़ दिया। इसके बाद वो उससे कहता है कि जिस घर के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया अब उस घर में तुम अकेली ही रहना। ये कहने के बाद बिरजू घर से चला जाता है। इधर हम एडी को देखते हैं। एडी यहाँ पर अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट के लिए आया होता है। तभी यहाँ पर एडी को मिलने उसका पिछला डायरेक्टर आता है जिसके साथ वो जूनियर असिस्टेंट का काम किया करता था। एडी यहाँ पर फ्लो में उसे ये बता देता है कि जिस जूनियर असिस्टेंट को कभी वो मुंह से कपड़ा हटाने के लिए कहता था उसे वो आज अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने वाला है। यहाँ पर वो डायरेक्टर समझ जाता है कि एडी नैना की बात कर रहा है जो कि उसकी फिल्म में जूनियर असिस्टेंट का काम किया करती थी। उस डायरेक्टर को नैना की कामयाबी राज नहीं आती, इसलिए वो सीधे इस मूवी के हीरो के पास जाकर उसके कान भर देता है और उसे कहने लगता है कि अगर वो किसी जूनियर असिस्टेंट को अपनी हीरोइन बनाएगा तो मीडिया के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। ये सब बातें सुनकर अब अपना हीरो एडी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो नैना के साथ काम नहीं करेगा। यहाँ पर एडी उसे समझाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से अब उन दोनों की बहस हो जाती है। इसके बाद एडी नैना के पास जाकर उसे सारी बात बताता है, मगर नैना अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि उसने इस फिल्म को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इसके बाद एडी नैना से कहता है कि वो उसकी वजह से अपने डायरेक्टर बनने का सपना नहीं छोड़ सकता, मगर यहाँ पर आप और हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एडी के डायरेक्टर बनने के पीछे नैना का ही हाथ है। अगर वो उस दिन एडी के कहने पर उस प्रोड्यूसर के साथ नहीं सोई होती तो आज एडी को भी डायरेक्टर बनने का चांस नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम माधुरी को देखते हैं जो कि पंवार से मिलने के बाद काफ़ी उदास थी, लेकिन तभी रास्ते में उसे बिरजू का ऑटो नजर आता है और वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाती है। बिरजू को उदास बैठा देख माधुरी इसकी वजह पूछती है, जिस पर बिरजू उसे रोते हुए बताता है कि रूपा ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बिरजू की सारी बातें सुनने के बाद माधुरी उसे समझाती है कि रूपा ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही किया। वो कहती है कि अगर रूपा को उसे धोखा देना ही होता तो वो उसे सच क्यों बताती, बल्कि उसने तो तेरी खुशी के लिए अपने ऊपर ही दाग लगा दिया ताकि तू खुश रहे। माधुरी की बात सुनकर अब बिरजू भी समझ चुका था कि रूपा उससे कितना प्यार करती है, इसलिए वो अब जल्दी से रूपा के पास जाना चाहता था। बिरजू के जाने से पहले माधुरी उसे बताती है कि वो भी अब सारे गलत काम छोड़ना चाहती है और इसीलिए वो कल सुबह वापस दिल्ली जा रही है और वहां जाकर वो अपने पापा की तरह भगवान की फोटो बेचेगी और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेगी। अब हम रूपा को देखते हैं। रूपा यहाँ पर जहर पीने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर बिरजू आकर उसे रोक देता है। इसके बाद बिरजू रूपा से रोते हुए माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो उसने उसे गलत समझा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगकर रोने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी इंसान पर आंखें बंद करके कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ भी वैसे ही हो सकता है जैसा नैना और रूपा के साथ हुआ। साथ ही हमें एक और चीज़ के बारे में इस कहानी में बताया गया है कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से बुरा या फिर बुरे काम नहीं करता। इंसान के हालात और उसकी मजबूरियाँ उसे बुरा बनने के लिए मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस बनाऊँ तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और अगर आपका मन इतने से भी नहीं भरता तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।